Assalamu alaikum my dear all shining stars. Welcome back to another video. This is Maru Khan. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 22 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और ये मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर था। सॉरी लेट हो गया, इंशाल्लाह 2-3 डेज में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं कल ही इंशाल्लाह इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आपको करवा दूंगी और एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 करेंगे आज की वीडियो में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, सो उसकी वजह से थोड़ा कट भी किया हुआ होता है, बट कोशिश करते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इंट्रोडक्शन ये है कि एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनको डब्ल्यू सैटन कहते हैं, वेल्टर सैटन। इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, जिस थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं उसको नाम दिया गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी भी इसको कहते हैं। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है और क्रोमोसोम्स में एक स्पेशल पोजीशन होती है जिस पे जीन प्रेजेंट होती हैं और ये जीन हेरिडिटी मटेरियल होता है जो ट्रांसमिट कर रहा होता है कैरेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये जो थ्योरी है ना, ये जस्टिफाई करती है मेंडल्स के लॉ को, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को। मेंडल के 2 लॉ थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये थ्योरी उसको जस्टिफाई करती है। स्टेटमेंट इसकी ये है कि ये जो थ्योरी है लॉ ऑफ हेरिडिटी, ये स्टेट करती है कि जीन लोकेट कर रहे होते हैं क्रोमोसोम्स पे जो इनहेरिट करते हैं थ्रू क्रोमोसोम्स ऑफ गैमेट्स। ये क्रोमोसोम एक्ट करता है एज अ कैरियर ऑफ हेरिडिटी क्योंकि इस क्रोमोसोम्स के ऊपर ही डीएनए प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट होते हैं जो एक हेरिडिटी मटेरियल है जो ट्रांसमिट करते हैं कैरेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इस थ्योरी में कुछ एविडेंसेस थे जो बेस करते हैं रिसर्च ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिस्ट। ये बायोलॉजिस्ट मेंडल्स थे। मेंडल एक मैथमेटिशियन थे और इन्होंने कुछ लॉज दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसको ये थ्योरी जस्टिफाई करती है। पहला पोस्टुलेट ये था कि रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करती है इनिशियल यूनियन ऑफ 2 सेल्स। वो 2 सेल्स एग होता है और स्पर्म होता है। एज एग्जैक्टली लाइक मेंडल्स। मेंडल में क्या थे, मेंडल में हमने ये पढ़ा था कि 2 गैमेट्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं एंड देन फिर इनिशियल यूनियन होती है, रिप्रोडक्शन होती है। यहाँ पे हमें ये थ्योरी ये बताती है कि बिल्कुल जो मेंडल ने कहा था, मेंडल ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो बिल्कुल ठीक थी। बिल्कुल ऐसा ही एक क्रोमोसोम्स में भी होता है। 2 सेल्स की यूनियन होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एग और स्पर्म। लेकिन अगर मेंडल लॉ करेक्ट है तो इसके मुताबिक यहाँ पे इक्वल कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए एग और स्पर्म में। लेकिन एग के पास ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है एज कम्पेयर टू स्पर्म। स्पर्म के पास स्मॉल साइटोप्लाज्म होता है। तो ऐसा कैसे है कि दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों की कंट्रीब्यूशन हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, इनिशियल यूनियन हो रही है, लेकिन एक का साइटोप्लाज्म कम है और दूसरे का ज़्यादा है। तो ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जो हेरिडिटी मटेरियल है वो रिजाइड कर रहा होता है न्यूक्लियाई ऑफ द गैमेट्स में, लाइक जो डीएनए और आरएनए का न्यूक्लियाई है उसमें ये हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट होता है। डीएनए ये हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट होता है जैसे डीएनए। पॉइंट नंबर 2, क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग मेयोसिस इन अ मैनर सिमिलर टू द मेंडेलियन फैक्टर्स। ये आपको पता होगा कि हमारे पास जो मेंडल लॉ था उसमें ये कहा गया था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। जब गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही होती है तो कुछ फैक्टर्स, ये एलीन है, हमने रेड कलर में लिया और ये वाइट है, सही है। अब ये जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी तो एक एलील एक गैमेट में जाएगी, दूसरी एलील दूसरे गैमेट में जाएगी। तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है, ये प्योरिटी हो गई गैमेट्स की, ये दोनों सेग्रीगेट कर गए, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वैसे ही एग्जैक्टली लाइक होता है क्रोमोसोम्स में, इसमें भी क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा कि अगर स्पर्म की फ्यूजन होती है देन फिर ऑर्गेनाइज्म की फॉर्मेशन होती है। तो एग के पास ये एग और स्पर्म क्या है, ये हैप्लॉइड है। जब ये फ्यूज करेंगे तो डिप्लॉइड ऑर्गेनाइज्म की फॉर्मेशन होगी। इसी की वजह से यही जस्टिफाई करता है फैक्टर्स को, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग मेयोसिस गैमेट्स की फॉर्मेशन में इन अ सिमिलर मैनर। पॉइंट नंबर 3 है गैमेट्स हैव 1 कॉपी ऑफ ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जैसे कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न है जैसे कि मेंडल ने कहा था कि गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में उन्होंने कहा था कि होमोलोगस पेयर होता है।
एंड देन फिर क्या होता है कि वो सेग्रीगेट कर जाते हैं और एक गैमेट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक एलील नज़र आएगी। वैसे ही क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स में हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये क्रोमोसोम्स है, सही है, ये दोनों होमोलोगस हैं। अब क्या हुआ कि ये हम ट्रेट ले लेते हैं, इसका आई कलर ले लेते हैं, ये ह्यूमन हेयर कलर ले लेते हैं, आप जो ट्रेट लेना चाहें। तो क्या होगा कि जब भी गैमेट की फॉर्मेशन होगी ना तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम नजर आएगा। यही एग्जैक्टली कहा गया है कि 1 कॉपी होती है ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। डिप्लॉयड इंडिविजुअल के पास 2 कॉपी होती है। जब भी फ्यूजन होगी एग और स्पर्म की तो इंडिविजुअल के पास वो 2 कॉपीज आ जाएंगी और वापस से वो डिप्लॉयड हो जाएगा, जबकि एग और स्पर्म हैप्लॉयड होता है। तो ये एग्जैक्टली लाइक है और इनके पास 1 कॉपी होती है। जैसे गैमेट्स के पास जब भी लाइक फॉर्मेशन हो रही होती है तो हर गैमेट के पास सिर्फ एक फैक्टर की कॉपी होती है। यहाँ पे हमने रेड और इसका कहा था, तो गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई है, एक एलील आई है कैपिटल आर और एक गैमेट में एक स्मॉल आर की एलील आई है। ये होता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पॉइंट नंबर 4 है ड्यूरिंग मेयोसिस ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ओरिएंट इनटू द मेटाफेज प्लेट। लाइक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को रिमाइंड करें, उसमें मेंडल ने ये कहा था कि कुछ जीन्स होती हैं जो नॉन लिंक होती हैं और उसमें पेरेंटल और नॉन पेरेंटल रेशियो आया था। वैसे ही एग्जैक्टली लाइक है, जैसे हमारे पास हम डायब्रेड क्रॉस ले लेते हैं तो ये डायब्रेड क्रॉस है, ये इसके साथ भी आ सकता है और ये इसके साथ भी आ सकता है, ये इसके साथ भी आ सकता है, इसके साथ भी आ सकता है। तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकता है। ये नहीं है कि ये हम जैसे नहीं जस्टिफाई कर सकते कि जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही होंगे ऑफ स्प्रिंग, नहीं, ऐसा नहीं है। ये इंडिपेंडेंटली भी असॉर्ट कर सकते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एज लाइक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और ये है केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ होता है। जो न्यूक्लियोप्रोटीन है ना, इसका ये मतलब होता है कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को आप कंबाइन करते हैं एज लाइक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, आपको याद होगा कि जब भी हम लोग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को मिलाते थे तो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती थी, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को मिलाते थे तो ग्लाइकोलिपिड हो जाते थे। एज लाइक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ये न्यूक्लियोप्रोटीन होता है और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से ये फॉर्मेशन हुई होती है। ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है ना, ये कंपोज हुए हुए होते हैं डीएनए से, आरएनए से और प्रोटीन से। आरएनए होता है और वो 1 to 10% होता है बट कम होता है। अब ये जो डीएनए है, ये आपको पता है डीएनए और आरएनए हमेशा न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं और न्यूक्लियोटाइड लाइक आपको मोनोमर और पॉलीमर का तो पता ही होगा। मोनोमर से हमेशा पॉलीमर्स की फॉर्मेशन होती है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स है और न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स हैं जिससे फॉर्मेशन हो रही है न्यूक्लिक एसिड की, डीएनए की और आरएनए की। न्यूक्लिक एसिड होता है ना, ये 3 चीजों से मिलकर बनता है। फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस। ये नाइट्रोजनस बेसिस एडेनाइन, गोनाइन, साइटोसाइन एंड थायमाइन होती है डीएनए में, जबकि यूरेसिल होती है आरएनए में। तो यहाँ पे सिर्फ यही कहा हुआ है कि 40% डीएनए और 60% प्रोटीन से बने हुए होते हैं। सिग्निफिकेंट अमाउंट भी होता है आरएनए का 1 to 10%, क्योंकि इनको आरएनए सिंथेसिस करनी होती है। अभी हम यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में बात करेंगे, आपको अभी समझ आ जाएगा। आरएनए एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम नहीं है, बट इसकी नीड होती है क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है। अब क्रोमोसोम्स के पास डीएनए प्रेजेंट होता है। हाईली कंडेंस डबल स्ट्रैंडेड वेरी लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स पे, जो अनब्रोकन होता है, जो एक लंबे धागे की तरह होता है, थ्रेड लाइक होता है। अगर हम लोग एक सेल है, हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन में, तो अगर हम लोग एक सेल से क्रोमोसोम निकालें ना तो उसकी कुछ टोटल हाइट होगी 7 फीट, एक ह्यूमन हाइट से भी ज़्यादा। तो ये एक सेल में कैसे एडजस्ट हो रहा है? तो ये जो फिटिंग है ना इसकी, ये इसलिए हो रही है क्योंकि ये राउंड हुए हुए हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये 7 फीट से ज़्यादा होते हैं और ये 2 मीटर्स लॉन्ग बनता है। तो ये कैसे फिट होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी कोइलिंग हुई हुई होती है। अगर हम लोग एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम से निकाल के देखें तो सिंगल यहाँ पे क्या होगा, ये 7 फीट 2 मीटर्स लॉन्ग से ज़्यादा बनेगा। ये फिट नहीं हो सकता एक सेल में क्योंकि ये ह्यूमन हाइट से भी ज़्यादा है। ह्यूमन की हाइट कितनी होती है? 5.6 मोस्टली हो सकती है और 6 आप फिट लगा लें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये 7 फीट लॉन्ग है। इसकी वजह क्या है कि कैसे एडजस्ट हो रहा है? ये हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कॉइलिंग। अब यहाँ पे पहले याद रखें कि कुछ एक जो प्रोटीन है ना, अगर हम बात करते हैं कि जो मोस्ट अबंडेंट क्रोमोसोमल प्रोटीन है वो कौन सी है, तो वो होती है हिस्टोन। ये हिस्टोन एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है क्योंकि इसके पास बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, आर्जिनाइन एंड लाइसाइन।
जबकि जो डीएनए है ना वो नेगेटिव साइन होता है उसके ऊपर, क्योंकि फॉस्फेरिक एसिड है। फॉस्फेरिक एसिड में आपको पता होगा PO4 माइनस। PO4 माइनस का क्या मतलब है? PO4 माइनस का मतलब है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो फॉस्फेरिक एसिड की वजह से डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होते हैं ड्यू टू बेसिक अमाइनो एसिड्स, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं नेगेटिवली चार्ज डीएनए को। इसी की वजह से इन दोनों के ये टाइटली रैप हुए हुए होते हैं और इन दोनों में क्वाइलिंग हुई हुई होती है। अब ये डीएनए रैप हो रहे होते हैं अराउंड ऑक्टामेर और फॉर्म करते हैं यूनिट न्यूक्लियोसोम। लाइक क्या होगा कि अगर हम लोग ये जो हिस्टोन प्रोटीन है और डीएनए है इसको मिला दें तो न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन होती है। सही है। आप देखें हिस्टोन है और 8 हिस्टोन मिलके एक कोर बनाते हैं और इस कोर में जो डीएनए है वो कॉइल हुआ हुआ होता है। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है और ये जो डीएनए है ना इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन कोर एक्ट करते हैं एज अ मैग्नेटिक फॉर्म्स और प्रमोट करते हैं, गाइड करते हैं क्वाइलिंग ऑफ डीएनए को। फर्दर क्वाइलिंग न्यूक्लियोसोम्स की होती है कि ये ना स्ट्रिंग ऑफ बेड्स की तरह होते हैं। जो मोतियों का हार होता है ना एग्जैक्टली लाइक होता है डीएनए और न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। क्योंकि ये जो कोर है, ये जो 8 हिस्टोन मिलके कोर बनाते हैं, इसके पास क्वाइलिंग हुई भी होती है डीएनए की। तो इसको हम कहते हैं ये स्ट्रिंग ऑफ बेड से रिसेंबल कर रहा होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होती है? तो ये 3 स्टेप्स में होती है। पहले न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग की फॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग की जब फॉर्मेशन होती है, जब हिस्टोन 8 हिस्टोन मिलके कोर बनाते हैं और उसमें क्वाइलिंग होना शुरू हो जाती है डीएनए की, देन फिर न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन हो गई। अब ये न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ना हर न्यूक्लियोसोम के बिटवीन एक डिस्टेंस होता है, सोशल डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है ना ये 200 नैनोमीटर होता है। तो एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे डीएनए डुप्लेक्स प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। मैं आपको एक बता दूंगी, अभी डायग्राम दिखाऊंगी उससे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि 8 ऑफ दिस हिस्टोन फॉर्म कर रहे होते हैं कोर ऑफ द असेंबली जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और देन फिर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोसोम है ये हायर ऑर्डर क्वाइलिंग कर रहा होता है, सुपर क्वाइल्स। कुछ कंडेंस पोर्शंस होते हैं क्रोमेटिन के जिसको हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं और कुछ होते हैं यूक्रोमेटिन। याद रखें कि जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग है ना ये कॉइल हो रहे होते हैं अगेन एट इट्स एक्सिस। इन दिस वे अनदर थिक फाइबर 30 नैनोमीटर का फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। अब क्या होगा कि ये ना 2 रीजन्स को फॉर्म करते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है ना इसका ये मतलब होता है कि जब भी हिस्टोन्स कोर की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं और कॉइलिंग हो रही होती है उसके अराउंड डीएनए की, तब हमारे पास बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं होता न्यूक्लियोसोम में और उसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। क्योंकि जो डीएनए है इसका वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो कंडेंस है परमानेंटली। जबकि यूक्रोमेटिन वो पार्ट होता है जहाँ पे हिस्टोन्स में लाइक कोर है उसमें डिस्टेंस होता है। हेट्रोक्रोमेटिन हाईली कंडेंस होता है, अनएक्सप्रेस होता है, जबकि यूक्रोमेटिन नॉन कंडेंस होता है। ये कंडेंस होता है ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स की तादाद बढ़ रही होती है। क्योंकि क्या होता है कि देखें प्रोटीन, डीएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। डीएनए को पहले ऐसे नहीं हो जाता कि डीएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, डीएनए को पहले खोलना पड़ता है। खोलते हैं मैसेंजर आरएनए की वजह से। पहले आरएनए की फॉर्मेशन होती है फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो वो होती है एक एंजाइम की मदद से, वो आप आगे पढ़ेंगे आरएनए पॉलीमरेज। ये हेल्प करता है कि वो डीएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस कर सके। तो आरएनए कैसे एडजस्ट हो पाएगा? जब भी हेट्रोक्रोमेटिन में वो पूरा कंडेंस है, उसमें कोई जगह ही नहीं है, तो एंजाइम कैसे उस पर हमला कर सके, कैसे एडजस्ट हो पाएगा? तो हम ये कहते हैं कि ये यूक्रोमेटिन ही है जो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में और काम कर रहा होता है, ये एक्टिव होता है। सुपरकॉइल फॉर्मेशन टू फॉर्म क्रोमेटिड। तो ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ सेल डिवीजन क्रोमेटिन फाइबर्स स्टार्ट करते हैं हाई ऑर्डर ऑफ कॉइलिंग फ्रॉम अ सुपर कोल्ड स्ट्रक्चर ऑफ 300 नैनोमीटर। इमीडिएटली सुपर कॉइल डेवलप हो जाते हैं क्रोमेटिड में 700 नैनोमीटर। मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, आपको शायद समझ आ जाए। डायग्राम है और इससे आपको असल में ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, आपकी बुक में इतनी अच्छी डायग्राम दी हुई नहीं है। ये डबल हेलिक्स है, ये डीएनए डबल हेलिक्स, ये डीएनए बताया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हिस्टोन है, सही है, और यहाँ पे ये हेट्रोक्रोमेटिन है। इनके पास बिल्कुल भी जगह नहीं है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों के पास डिस्टेंस है। तो ये यूक्रोमेटिन हो जाता है, ये हेट्रोक्रोमेटिन है क्योंकि ये कंडेंस है। डीएनए और सेंट्रल हिस्टोन को मिला के न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन हो रही है।
हम लोग यहाँ से उल्टा चल रहा है। फिर यहाँ से अगर आप एक को उठाएंगे क्रोमेटिन को, तो ये आपको क्रोमेटिन फाइबर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब क्रोमेटिन फाइबर से यहाँ पे एक चीज लेंगे तो आप देख सकते हैं क्रोमेटिन है, ये कोइलिंग हो रही है, सुपर कोइल। उसकी वजह से सुपर कोइल विद इन क्रोमोसोम्स हो रहा है और फिर उसकी वजह से पूरे क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन हो रही है। अगर आप सुपर कोइलिंग हो रही है, ये देखें। उसमें अगर हम एक और स्ट्रक्चर लेंगे तो उसमें क्रोमेटिन की सुपर कोइलिंग बता रहा है कि एक में भी इतना स्ट्रक्चर है जो सुपर कोइल हो रहा है। क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, फिर वो दोनों दूसरे के साथ ज्वाइन हुए हुए हैं, हीट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। डीएनए और सेंट्रल प्रोटीन को मिला के न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन हो रही है एंड देन फिर पूरा डीएनए का डबल हेलिक्स बन रहा है यहाँ पे। तो ये है लेवल्स ऑफ क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन और इसी की वजह से फॉर्मेशन हो रही होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब हम लोग लेक्चर करेंगे ना तो डिटेल में पढ़ेंगे। ये अभी लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा हो गया है। कुछ भी ना समझ आया हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह आई विल टेल यू। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।